A very good morning to you all, students. Let us move to the second part of our chapter. We have already finished till page number 61. Above portion, we have discussed about the globalization, how production process is done across the countries, what are the ways through which MNCs interlink the production across the countries, and plus we have discussed the foreign trade and integration of market. Now today we are going to discuss about what is globalization. So this concept I have already cleared you earlier, beta. What is globalization? Globalization is interconnection or interlinking of various countries through economies, through culture, through exchange of commodities, means through foreign trade, through foreign investment, through exchange of people. So this is called as globalization. Not between two countries at a time, means among various countries at a time. Foreign trade, I have told you, it was done earlier also, but between two countries there was exchange of either raw material or finished goods directly. But now at a time trade is done not between two countries but among various countries of the world at a time. And not only trade, means not only exchange of single things, but a single production. Earlier the production was done at one place and sale to other place. Now production is also done across the countries. Means एक particular commodity या कुछ बनाने जा रहे हैं ना, तो उसका प्रोडक्शन वर्ल्ड लेवल पे होने लगा है एट अ टाइम और उसको सेल आउट करने लगे हैं वर्ल्ड लेवल पे. तो दिस थिंग इज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन. दिस इज अ लार्ज टर्म देन फॉरेन ट्रेड. ठीक है. अब इसमें मेजर रोल वॉज प्लेड बाय MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज. दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कौन इस प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाता है? MNC सक्सेसफुल बनाती है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी factors that enable the globalization. So there are three factors enable the globalization process, or we can say the fasten the globalization process. ऐसे कौन से factors हैं जो globalization process को fasten करते हैं, speed up करते हैं, successful बनाते हैं? Important question है. थ्री फैक्टर्स है. सबसे पहले टेक्नोलॉजी. ग्लोबलाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने वाली क्या है? टेक्नोलॉजी. एट अ टाइम वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जो एट अ टाइम सेम टाइम पे ट्रेड कर रही हैं, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी. फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. जो कंटेनर्स आ गए हैं नए नए टेक्नोलॉजी में, जिसमें सेफली जो है गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं. प्लस डेवलपमेंट ऑफ IT टेक्नोलॉजी. जो पहले कंप्यूटर इतने यूज नहीं होते थे, आज जो वेरियस यूजेस है टेक्नोलॉजी के, तो इन सब चीजों से जो है हम कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस जो है फास्टन हो गया है, स्पीड अप हो गया है, सक्सेसफुल हो गया है. इसको रीड करना, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना. नेक्स्ट थिंग है इसमें लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन बेटा, पेज नंबर 64, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज. अब क्या हुआ बेटा, इंडिपेंडेंस से पहले अपन ने देखा कि अब जब ब्रिटिशर्स आए, उनके आने से पहले इंडिया क्या था? सेल्फ सफिशिएंट था. फिर ब्रिटिशर्स आने के बाद में उन्होंने क्या किया? इंडिया को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया. इंडिया का पहले उन्होंने सारा जो है कॉटन ले जाते थे, बाद में रॉ मटेरियल ले जाने लगे और अपनी मशीनरी से उनको कन्वर्ट. जब तक इंडिया में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज डन ऑन इंग्लैंड. तो इंग्लैंड से क्या है, मशीनरी से फिनिश प्रोडक्ट्स कन्वर्ट करके चीप रेट में इंडिया में सेल आउट करते थे. तो इससे धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? इंडिया के जो मार्केट को, प्रोड्यूसर्स को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया. फाइनली वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स. तो इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि अब अगर हम अपने लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? ट्रेड बैरियर. इंपॉर्टेंट टर्म है 1 मार्क्स के लिए, ट्रेड बैरियर. तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हमको ट्रेड बैरियर्स लगाने पड़ेंगे. ठीक है. ट्रेड बैरियर्स क्या होता है कि जब कोई कंट्री कहीं पर जो है, कहीं से जो है दूसरी कंट्री जो है हमारे कंट्री में कोई प्रोडक्ट्स जो है सेल आउट करना चाह रही है, मीन्स इफ देयर इज अ इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट अमंग द कंट्रीज, देन वन कंट्रीज गवर्नमेंट कैन पुट ट्रेड बैरियर्स ऑन अदर कंट्रीज इम्पोर्ट. मतलब हमारे देश में वो सेल नहीं कर सकते. जैसे ब्रिटिशर्स, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि ब्रिटिशर्स यूज्ड टू सेल द फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन, फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया एट वेरी लो कॉस्ट, एंड लाइक दैट अवर प्रोड्यूसर्स वर destroyed. So now our government, Indian government, put trade barriers, means
हाई टैक्सेस चार्ज करने लग गए, जिससे कि वो जो पहले चीप रेट में बेच रहे थे ना, तो टैक्स ज्यादा पे करेंगे तो वो किस में ऐड करेंगे प्रोड्यूसर्स, अपनी कमोडिटी में। तो इससे तरीके से जो है ट्रेड बैरियर्स लगा दिए, जिससे जो है आउटसाइड कंट्रीज जो है हमारे कंट्रीज में इजीली आकर ट्रेड नहीं कर सकती थी। तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड बैरियर्स। टैक्स ऑन इंपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर, अंडरस्टैंड। तो ये कब हुआ? आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर्स लगा दिए टू प्रोटेक्ट। क्यों लगाए जाते हैं? टू प्रोटेक्ट द लोकल कंपनीज, टू प्रोटेक्ट द लोकल प्रोड्यूसर्स। पर धीरे धीरे 1990 के बाद में गवर्नमेंट को क्या रियलाइज हुआ कि अब जो है हमारे जो प्रोड्यूसर्स है वो सक्षम हो गए हैं वर्ल्ड को फेस करने के लिए, आउटसाइड कंट्रीज को फेस करने के लिए। तो अब अगर हमने ये ट्रेड बैरियर्स को रिमूव नहीं किया तो वो फिर वो बोलते ना कुएं के मेंढक हो जाना, मीन्स फिर वो ज्यादा नहीं सोचेंगे। अगर कहीं बैरियर्स लग जाते हैं तो इंसान वहीं तक सीमित हो जाता है, उसके आगे नहीं सोच पाता। तो अब गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि एक ओपन चैलेंज मिले। एक चैलेंज होता है, हमारे सामने टारगेट होता है, तो हम उसको फाइट करने के लिए नए नए तरीके सोचते हैं। तो एग्जैक्टली गवर्नमेंट ने सोचा कि अब समय आ गया है कि जो हमारा जो लोकल प्रोड्यूसर्स है, कंपनीज है, वो सक्षम हो गई है फाइट करने के लिए दूसरे वर्ल्ड के साथ। अगर हम जो है इन बैरियर्स को रिमूव नहीं करेंगे तो वो नए तरीके नहीं अपनाएंगे, नई टेक्नोलॉजीज को नहीं अपनाएंगे और आगे की नहीं सोचेंगे, एडवांसमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे। तो जब तक उनके सामने कंपटीशन नहीं होगा, फाइट नहीं होगा, तो वो कुछ और नहीं सोचेंगे, ठीक है। प्लस अगर वो कुछ और नहीं सोचेंगे तो कंज्यूमर्स का भी स्टैंडर्ड, मीन्स लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेस कैसे होगा जब तक कि उनको नई चीजें नहीं मिलेंगी, हाई क्वालिटी चीजें नहीं मिलेगी। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने क्या किया? ट्रेड बैरियर्स को आफ्टर 1991 रिमूव किया। तो ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करना मीन्स गवर्नमेंट पॉलिसीज को इजी बनाना, उसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। समझ में आया? ट्रेड बैरियर्स लगाना टू प्रोटेक्ट द लोकल कंज्यूमर, इन दैट the other countries exporters can't send their inputs in our country, or removing the trade barriers or making the policies easy is called as लिबरलाइजेशन। तो आफ्टर 1991 गवर्नमेंट ने जो है अपनी पॉलिसीज को लिबरल बना दिया, इजी बना लिया, जिससे कि जो है अब दूसरे देश की जो कंपनीज हैं हमारे कंपनी में आके अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते थे। और यहाँ से शुरू हुआ ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। व्हेन देयर इज अ लिबरलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, देयर स्टार्टेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस इन इंडिया। तो कहीं ना कहीं जब गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज को इजी कर दिया, लिबरल कर दिया, तब ग्लोबलाइजेशन सक्सेसफुल हुआ। तो दिस इज द सेकंड फैक्टर व्हिच मेक्स ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस सक्सेसफुल। थर्ड थिंग है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बेटा WTO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को कंट्रोल करती है, उनके ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन है और नियरली 169 कंट्रीज जो है WTO की मेंबर्स है, जो उनके रूल्स और रेगुलेशंस को मानती हैं, ठीक है। तो WTO ने भी कहा कि नहीं, ये जरूरी है कि पॉलिसीज को लिबरल करके और वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड किया जाए। तो WTO ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल टू मेक ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस सक्सेसफुल, ठीक है। हालांकि अपन कहते हैं कि WTO की 169 मेंबर्स है और WTO के ऊपर कोई मेजर या वीटो पावर नहीं है, बट ये कहने के लिए सही है, बट एग्जैक्टली देखा गया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है लाइक अमेरिका और अदर कंट्रीज, उनका कहीं ना कहीं प्रभाव WTO पे हमको देखने को मिलता है, जो WTO को एक्सप्लॉइट करती हैं, गलत बनाती हैं। उसका ये डिबेट दे रखा है पेज 65 पर। इस डिबेट में ये दे रखा है कि जो हमारी कंट्री में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर जो है मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, GDP में, प्लस जो एग्रीकल्चर सेक्टर का हमारे GDP में मैक्सिमम शेयर है। मैक्सिमम पीपल्स आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इन प्राइमरी सेक्टर इन आवर कंट्री, एंड आवर एग्रीकल्चर शेयर मैक्सिमम परसेंटेज इन आवर GDP रेट। वेयर एज अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में सिर्फ 1% हम कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर का जो शेयर है GDP में, और सिर्फ 0.5% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर सेक्टर यूएस में। बट फिर भी यूएस गवर्नमेंट क्या करती है, अपने जो फार्मर्स है उनको सपोर्ट करती है, एक्स्ट्रा इनकम देती है। अननेसेसरी सपोर्ट के कारण वहाँ के फार्मर्स क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उनकी प्राइस, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा दे रही है, तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है वो सस्ते में बेचेंगे तो भी चलेगा। बहुत सारी प्राइस गवर्नमेंट से मिल गई, गवर्नमेंट को वो बेच दिया, और गवर्नमेंट क्या करती है दूसरी कंट्रीज में जाके उन कमोडिटीज को कहते हैं ना कोड़ियों के दाम से बहुत सस्ते में बेचती है। तो इससे जो हमारे लोकल फार्मर्स हैं, किसान हैं,
उनको नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वो जिस रेट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं बाहर के कंट्रीज के, यूएस के फार्मर्स उसको सस्ते में बेच रहे हैं, क्योंकि उनकी नीड कौन पूरा कर रहा है? उनकी गवर्नमेंट। जबकि हमारी गवर्नमेंट उनकी नीड पूरी नहीं कर पा रही, क्योंकि मैक्सिमम फार्मर्स हैं हमारे पास। तो ऐसे में जो है WTO चाहे तो सबके लिए इक्वल पॉलिसीज है तो उनको रोक सकती है, बट नहीं रोक रही है। तो इस तरीके का आर्ग्यूमेंट लगाया गया है डेवलपिंग कंट्रीज का WTO पे कि वो अननेसेसरी डेवलप कंट्रीज को सपोर्ट करती है। ये रीड करना, कोई कंफ्यूजन है तो पूछना। तो ऑल दीज 3 फैक्टर्स विच मेक ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस सक्सेसफुल इन इंडिया इन वर्ल्ड। नेक्स्ट हेडिंग है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया फर्स्ट हम देखें अगर कंज्यूमर्स पर, कि कंज्यूमर्स पर ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या आया, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। क्यों? क्योंकि हमको वैरायटीज ऑफ चॉइसेस, ग्लोबलाइजेशन है, कहीं से कोई भी आकर जो हमको, अगर हम मोबाइल खरीदने जा रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ इंडियन चॉइस नहीं है, आउटसाइड चॉइस भी है हमारे पास। तो हमारे पास वैरायटीज ऑफ चॉइस हो गई, कॉस्ट जो है डिक्रीज हो गई, कंपटीशन होगा तो क्या होगा, कॉस्ट डिक्रीज हो गई, प्लस क्वालिटी हाई हो गई, कम कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी की चीज हमको विद लॉट्स ऑफ चॉइसेस मिलने लग गई। तो दिस ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर कंज्यूमर। या फिर देखो अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होंगे। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर, ये पॉइंट्स मैंने बताया। ऑन प्रोड्यूसर्स, तो जो लार्ज प्रोड्यूसर्स है उनको बेनिफिट हुआ ग्लोबलाइजेशन का, ये पॉइंट्स दे रखे बेटा पेज 66 पर। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन राइट साइड फर्स्ट पॉइंट देखिए, MNCs have increased their investment in India over the past 20 years, which means investing in India has been beneficial for them. Obviously past 20 years से ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से आउटसाइड जो कंट्रीज की कंपनीज है, मैंने बताया मेजर रोल प्ले करता है ग्लोबलाइजेशन में MNCs। तो MNCs आकर यहाँ पर जो है लास्ट 20 years में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगी और अपनी कंपनीज ओपन करने लगी। MNCs हैव बीन इंटरेस्टेड इन इंडस्ट्रीज, और स्पेशली किन इंडस्ट्रीज में स्पेंड करती थी MNCs? सेलफोन, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड्स और services such as banking in urban areas. These products have a large number of well-off buyers, क्योंकि इन चीज़ों में लोग बहुत ज़्यादा कस्टमर्स स्पेंड करते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं इन चीज़ों के लिए, इसलिए MNCs इन्हीं में इंटरेस्ट दिखाती थी। इन दीज इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड। ऑब्वियसली MNCs आने लगी, इतनी सारी चीज़ों पे इंटरेस्ट दिखाने लगी तो जॉब्स क्रिएट होने लगी। ऑल्सो लोकल कंपनी सप्लाइज रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, तो दीज इंडस्ट्रीज हैव प्रॉस्पर्स। तो कहीं ना कहीं MNCs का ग्लोबलाइजेशन का, हम क्या पढ़ रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन का लोकल जो प्रोड्यूसर्स है, जो लार्ज लोकल प्रोड्यूसर्स है, उनको बेनिफिट हुआ क्योंकि वो रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे MNCs को। तो अभी हम पढ़ रहे हैं MNCs का पॉजिटिव इम्पैक्ट कंज्यूमर पर, लार्ज लोकल प्रोड्यूसर्स पे। सेकंड पॉइंट देखिए इसका, सेवरल ऑफ टॉप इंडियन कंपनीज, अब टॉप लेवल की जो इंडियन कंपनीज है उन पर MNCs का क्या इम्पैक्ट हुआ? MNCs के आने से उनको कंपटीशन हुआ तो उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करना शुरू की, जिससे वो प्रॉस्पर हुए। और प्लस कुछ जो टॉप लेवल कंपनीज थी उन्होंने MNCs के साथ कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप करना शुरू हुई। तो ये टॉप लेवल कंपनीज पर ग्लोबलाइजेशन का, MNCs के आने का, ग्लोबलाइजेशन मीन्स MNCs, रोल ऑफ MNCs तो किसी भी तरीके से आ सकता है। यहाँ क्वेश्चन आएगा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन का, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ MNCs, ठीक है, ऑन अदर कंट्रीज या ऑन लोकल प्रोड्यूसर्स। देन है तो ओवरऑल देखा जाए तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन कंज्यूमर के लिए लो कॉस्ट, हाई क्वालिटी, वैरायटीज ऑफ चॉइसेस, जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, जो रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं, उनको भी बेनिफिट, जो टॉप कंपनीज हैं उनको भी बेनिफिट। तो दीज आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। मोर ओवर ग्लोबलाइजेशन हैज अनेबल्ड सम लार्ज इंडियन कंपनीज टू इमर्ज एज मल्टी, प्लस दूसरी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आ रही थी ना, तो हमारी भी कंपनीज मल्टीनेशनल कंपनीज में कन्वर्ट होकर दूसरे देशों में जाके कंपनीज खोल रही थी। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट आया ग्लोबलाइजेशन का कि इंडियन कंपनीज भी मल्टीनेशनल कंपनीज में कन्वर्ट होने लग गई। कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं यहाँ पे, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रेनबैक्सी, एशियन पेंट्स, सुंदरम Fasteners, Nuts and Bolts are some Indian companies which are spreading their operation worldwide. तो Indian companies भी क्या बनने लग गई? MNCs बनने लग गई। तो globalization has also created new opportunities for companies providing services, particularly those involved IT. IT सेक्टर को भी फ्लोरिश किया, जिसमें बहुत सारी सर्विसेज जो है
क्रिएट हुई, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई. The Indian companies producing a magazine for the London-based company and call centers are some example. Besides a host of services such as data entry, accounting, administrative tasks, engineering are now being done cheaply in countries such as India and are exported to the developed countries. तो ये सारे सर्विस सेक्टर पे भी ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट आया. तो दीज आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अब नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हम इन एग्जाम्पल से पेज 68 और 69 जब हम पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल तो हमको नेगेटिव इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन के पता चलेंगे. तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है बेटा, यहाँ से देखना शुरू करो. स्मॉल प्रोड्यूसर कम्पीट और पेरिश, पूरी तरह से खत्म हो गए, मार्केट से उड़ गए, बिजनेस बंद हो गए क्योंकि वो एमएनसीज को कम्पीट ही नहीं कर पाए. तो ठीक है, for a large number of small producers and workers globalization has posed major challenge. एग्जाम्पल दे रखा है रवि का. रवि did not accept that he would have to face a crisis in such a short period to his life as industrialist. One of a small industrialist, Ravi, he faced a crisis because of globalization process. Ravi took a loan from the bank to start his own company producing capacitors in 1992 in Hosur, an industrial town in Tamil Nadu का एक टाउन है हॉसर, जहाँ पे वो जो है लोन लेता है बैंक से क्योंकि वो कैपेसिटर की कंपनी शुरू करना चाह रहा है. Capacitors are used in many electronic home appliance including ट्यूबलाइट टेलीविजन. कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में लगता है. ठीक है, within 3 years he was able to expand production and had 20 workers. मतलब शुरू में तो वो अपना काम फैलाता जा रहा है, मीन्स उसने अपने अलावा 20 वर्कर्स को भी जॉब पर रख दिया रवि ने. तो शुरू के 3 years में तो उसका बिजनेस क्या हो रहा है, फ्लोरिश हो रहा है. He struggled to run his company started when the government removed restriction on import of capacitor as per its agreement at WTO in 2001. और 2001 में जब WTO के साथ एग्रीमेंट साइन करने के बाद इंडिया ने जो है कैपेसिटर से सारे ट्रेड बैरियर्स हटा दिए. अब कोई भी आउटसाइड कंपनी इंडिया में आके कैपेसिटर बना के बेच सकती है. His main clients, the television company, used to buy different components including capacitors in bulk for the manufacture of television sets. However, competition from the MNC's brand forced the Indian television companies to move into assembling activities for MNCs. अब धीरे धीरे जो है जो उनके लोकल बायर्स थे वो किससे खरीदने लग गए, MNC से खरीदने लग गए. Even when some of them brought capacitor, they would prefer to import as the price of the imported item was half the price charged by people like रवि. तो ठीक है, अब अगर उससे कोई खरीदता भी था तो वो क्या बोलते थे, जैसे दूसरी कंपनी सस्ते में बेच रही तुम भी कम प्राइस में बेचो. तो ऑल द अबाउट इस एग्जांपल से ये समझ में आया कि कैसे एक स्मॉल जो कह सकते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट रवि एक एमएनसीज के आने की वजह से, एमएनसीज पर से ट्रेड बैरियर हटने की वजह से जो है पूरी तरह से पेरिश हो गया, खत्म हो गया. इसी तरह से नीचे आ जाओ इधर. बैटरीज, कैपेसिटर, प्लास्टिक्स, टॉयज, टायर्स, डेली प्रोडक्ट्स एंड vegetable oil are some examples of industries where the small manufacturer have been hit hard due to competition. और से ये कैपेसिटर कंपनीज नहीं, दूसरी कंपनीज के भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जिनको जो है एमएनसीज के आने से ग्लोबलाइजेशन की वजह से हार्ड हिट हुआ, नेगेटिव इम्पैक्ट आया. सेवरल ऑफ द यूनिट्स हैव शट डाउन रेंडरिंग मैनी वर्कर्स जॉबलेस. और बहुत सारी कंपनीज के बंद होने से बहुत सारे वर्कर्स क्या हुआ, जॉबलेस. तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन स्मॉल प्रोड्यूसर, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन स्मॉल प्रोड्यूसर. किस तरीके से आंसर लिखना है वो बता रही हूं मैं. ऑन वर्कर्स, ठीक है, वर्कर्स जॉबलेस हो गए. द स्मॉल इंडस्ट्रीज इन इंडिया एम्प्लॉय द लार्जेस्ट नंबर. पहले जो है जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी तब जो है 20 मिलियन वर्कर्स को छोटी छोटी इंडियन इंडस्ट्रीज ने काम दे रखा था, जो बंद हो गई और इतने वर्कर्स जॉबलेस हो गए. तो दिस इज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. फिर competition and uncertain employment. Globalization and the process of competition has substantially changed the life of workers. वर्कर्स की लाइफ पूरी तरह से बदल के रख दी, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हो चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स, दोनों को हार्ड हिट किया ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस ने. और ये पूरा एग्जाम्पल दे रखा है गारमेंट्स का, ये आप खुद रीड करना, कोई डिफिकल्टी हो तो पूछना. तो ऑल द अबाउ इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन अपन ने पढ़े, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना.
लास्ट टॉपिक है आज का अपना, द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। के अपन ने देख तो लिया इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का, पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस अब ये जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है इसको हम रोक भी नहीं सकते बिकॉज वी आर द मेंबर ऑफ WTO, वी हैव साइंड द डॉक्यूमेंट दैट वी विल डू द ट्रेड एट द वर्ल्ड वाइड लेवल। तो अब इस ग्लोबलाइजेशन को हम रोकना चाहें तो भी हम पूरी तरह से रोक नहीं सकते। अब ये हमारे हाथ में है कि हम फेयर ग्लोबलाइजेशन की तरफ कैसे बढ़े। तो नाउ इट्स टाइम टू डू फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें जो है मेजर रोल प्ले कर सकती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है, जो लेबर लॉज बनाए हुए हैं, जो लेबर वेजेस बना रखे हैं, कम से कम जो लॉज ऑलरेडी बने हुए हैं उनको चेक कर सकते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इसमें गवर्नमेंट जो है फेयर ग्लोबलाइजेशन को रोका नहीं जा सकता, बट उसको फेयर ग्लोबलाइजेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है और इसमें मेजर रोल प्ले कर सकता है गवर्नमेंट। मेजर रोल प्ले कर सकता है WTO को जो है डेवलप्ड कंपनी को सपोर्ट ना करके एक फेयर प्ले करना चाहिए। तो जो है इम्पैक्ट जो है ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव आएगा। प्लस एज ए पीपल, एज ए इंडिविजुअल हम लोग जो है वॉइस रेज कर सकते हैं, अपने अधिकारों को पहचान के अवेयरनेस क्रिएट करके जो है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, फेयरनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर हियर और योर चैप्टर एंड। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। होमवर्क यू हैव टू डू बैक क्वेश्चन from exercise part 72 page 1 to from question number 1 to 9 you do in your notebook. This is your homework for today. Beta, here our economic books completed, means till 4 chapter we have completed, 5th chapter is edited from our course. So here our economics books, and from next class we will take either geography or civics, that I will inform you later. If you have any confusion you can ask. Thank you.